एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के 5th सेमेस्टर की बुक सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। की इन्वेस्टमेंट एनालिसिस क्या होती है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में है। वहाँ पे इस बुक की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। सो जो बच्चे न्यू हैं एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा अपलोड कर दूँगी। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की मीनिंग क्या है, सिक्योरिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की नेचर एंड स्कोप क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के एंड अप्रोचेस कौन सी होती है, लाइक टॉप डाउन होती है एंड बॉटम डाउन अप्रोच होती है, एंड अप्रोचेस टू इन्वेस्टिंग कौन सी होती है, लाइक वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है, एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कौन सी होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की। जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है लॉजिकल मेथड होती है थिंकिंग अबाउट द मार्केट, द स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम, द टाइम एंड द मेथड ऑफ बाइंग सिक्योरिटी, इवन द मिस्टेक दैट कंसिस्टेंटली अंडरलाइन इन्वेस्टर्स बिहेवियर। सो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या होती है, एक लॉजिकल मेथड होता है जो वहाँ सोचता है कि इसके बारे में, मार्केट के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, सिस्टम के बारे में, टाइम के बारे में, मेथड्स के बारे में और वो सारी गलतियों के बारे में जो कि हम करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आर डिजाइन टू कैपिटलाइज ऑन मिस्टेक कॉज्ड बाय सम और ऑल इन्वेस्टर इन प्राइसिंग द स्टॉक। तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं जो डिज़ाइन और जो कैपिटलाइज करते हैं मिस्टेक्स को, जो कि हमारे कुछ इन्वेस्टर्स लाते हैं जो प्राइसिंग स्टॉक्स में आती हैं। Those errors themselves are determined by the assumption about the human behavior investment philosophy। तो जो भी हमने एरर्स क्रिएट करे हैं तो वो हमारे अजम्पशन से, ह्यूमन बिहेवियर से, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से जो क्रिएट हुए हैं उनके बारे में हम अभी बात करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, एक बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, बिलीफ है जो गाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस को। इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग्स वंस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इंक्लूड रिस्क टॉलरेंस। इसमें आता है रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल एंड पर्सनल बिलीफ क्या है जो कि हमें गाइड करते हैं मार्केट्स को। जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है वाइडली होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अगर वन इन्वेस्टर में यूज़ टेक्निकल एनालिसिस, तो अगर एक कोई टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है तो दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस करेगा सेम सिक्योरिटीज़ के साथ। तो सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रैटेजीज हम अप्लाई करते हैं एंड प्रॉपर हम इनके साथ काम करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफिकल इसका मतलब ये नहीं है कि इलाबरेट और एलोक्वेंट। सो most successful investors keep the investment philosophical and short and precise with expressing their core belief. For example, the greatest investor Warren Buffett has an investment philosophy that consists just in sentence: buy wonderful business at a fair price with the intentions of holding them forever। कि हमें वो वंडरफुल बिजनेस परचेज करनी चाहिए जो हमें अपने साथ हमेशा रखना है। सो इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी क्या है मैं बताती हूँ। इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी है कि मतलब आप किस तरह से मार्केट को समझते हो, गलतियों को समझते हो कि आप काम करें, एंड अब किसी में गोल क्या हो। तो इसके बारे में दो चीज़ें बताएं हैं हमारी, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। तो हम इन्हीं के अर्ध गिर्द पढ़ने वाले हैं, आगे पीछे पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में कि जो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हमारी फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। सो इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की। नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस टू द क्लियर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सक्सेस है, क्लियर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की स्ट्रैटेजीज़ क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। सो स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं कुछ ऐसे वार्निंग्स प्रोवाइड करती है कि जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है बेस्ड कर होते प्रॉपर बिलीव्स में, प्रिंसिपल्स में, प्रैक्टिस में, डिसीजन मेकिंग में। Too often investors want to focus on short-term outcome of the decision when in the reality it has a very little impact on the long-term results as well. Permeans investment strategy. The investment philosophy reminds the investor that short-term results are random and fleeting, which means one has एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर देम। कि देखो जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो तो रैंडम है, फ्लीटिंग है, एंड मतलब यहाँ पे जो हम करते हैं कोई कंट्रोल नहीं होता शॉर्ट टर्म वाले में। मीनवाइल जो लॉन्ग टर्म होता है
में थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है। सो इंस्टेड द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कीप फोकस ऑन द परचेज विद देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। अगर हमने कोई मिस्टेक करी तो रैशनल प्रोसेस होंगी, then no panic reaction or second guessing, just a clear assessment that one today is relation to where wants to be, कि देखो हमें प्रॉपर एकदम क्लियर इंटेंशंस लाने हैं कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। एंड द वर्स्ट वन कैन एडजस्ट अ स्ट्रैटेजी at best. One can leave it alone because it supports one's belief, one's core belief about the market, कि हम प्रॉपर मार्केट के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो मीनिंग पढ़ लेते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की क्या है। सो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, सिक्योरिटी बोला इन्वेस्टमेंट बोल, तो सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होते हैं? इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड अकम्पनाइंग रिस्क। सो सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है? प्रॉपर एग्जामिनेशन है, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आने वाला है, हमारा रिस्क कितना है। जो सिक्योरिटी है प्रॉपर चेक करता है कि रिस्क एंड रिटर्न कितने हैं खुद के, इन कॉम्बिनेशन कितना है पोर्टफोलियो में। द इंटायर प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज नॉन एज सिक्योरिटी एनालिसिस। जो प्रॉपर प्रोसेस है हमारी रिस्क एंड रिटर्न को इंडिविजुअली सिक्योरिटीज के एनालाइज करने की, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस। सो जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है वो शुरू होती है हमारे सिक्योरिटी एनालिसिस जहाँ पर एंड होती है। तो ये हमारी सिक्योरिटी एनालिसिस है। उसके बाद जब ख़त्म हो जाती है ये, तो हमारी पोर्टफोलियो एनालिसिस शुरू हो जाती है। और हमारी सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या आता है कि रिस्क एंड रिटर्न कितना है, आर। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आर मेड ऑन द बेस्ड ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बेस्ड होती है सिक्योरिटी एनालिसिस, मतलब कितना रिस्क है, कितना डिसीजन है। जो डिसीजंस होते हैं वो प्रॉपर हम इन्वेस्टमेंट के साथ करते हैं। सो अंडरस्टैंड करना इन मीनिंग एंड रिस्क रिटर्न को। तो जो फंडामेंटल है वो किस तरह से है? इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो इवोल्यूट करते करंट एंड पोटेंशियल एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कि हम किस तरह से एसेट्स खरीदेंगे एंड प्रॉपर किस तरह से हम उनमें इन्वेस्ट करने वाले। एक डिफाइंड प्रोसेस होती है प्रॉपर इवोल्यूट करने की इन्वेस्टमेंट को, उसका रिस्क चेक करने की। अल्टीमेटली जो पर्पज़ होता है वो देखा जाता है कि वो गुड है पोर्टफोलियो, नहीं है कि नहीं है। उसके बाद एन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज अ लुक बैक एट अ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ये भी है कि आप पहले अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को देखो, फिर उसके बाद आप कोई न्यू करो कि मतलब की फैक्टर्स देखो कि एंटरप्राइज क्या, एक्सपेक्टेड टाइम हॉरिजॉन्स क्या है, रीजंस क्या है। सो हमने से थर्ड चैप्टर में पढ़ा है कि रिस्क कितना होता है, कितना कितना इंक्रीज होता है किन किन चीज़ों पे। देन उसके बाद पढ़ते हैं अप्रोचेस टू इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की कौन कौन से अप्रोचेज होते हैं। तो टू ही अप्रोचेज है हमारी, फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड सेकेंड इज टेक्निकल। हमने 5th एंड 6th चैप्टर में पर्सनली पढ़ने वाले कि मतलब दोनों ही चैप्टर अलग है कि फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे 5वां चैप्टर है, 6वां चैप्टर आपका जो टेक्निकल एनालिसिस के बीच में। फिर हमारी यूनिट 1 प्रॉपर पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो अब पढ़ते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की। नेचर एंड स्कोप क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का। सो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इंक्लूड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। देखो जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को देखने के लिए। इसमें इंक्लूड आता है क्या क्या था? मार्केट ट्रेंड्स को समझना, मॉनिटरिंग करना, रिपोर्ट बिल्डिंग बनाना, बिजनेस स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन ऑर्डर टू गेट मीनिंगफुल पैटर्न्स। प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाते हैं हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो कि प्रॉपर एक मीनिंगफुल पैटर्न तक लेके जाते हैं। और दूसरा मेथड होता है इट कैन रीच फ्रॉम अ सिंगल बोर्ड इन अ पर्सनल पोर्टफोलियो टू द इन्वेस्टमेंट इन अ स्टार्टअप बिजनेस एंड इवन अ लार्ज स्केल कंपनी प्रोजेक्ट्स। के मतलब हमारी पर्सनल आइडिया से लेके प्रॉपर लार्ज स्केल बिजनेस तक जा सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है प्रॉपर देता है कि आपका रिस्क कितना है, कैश फ्लो कितना है एंड रीसेल वैल्यू कितनी वाली आने वाली है। सो द फर्स्ट फैक्टर इवैल्यूएटेड इन एनी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज रिस्क। तुम्हारा फर्स्ट फैक्टर है हमारा रिस्क, क्योंकि रिस्क कितना है। सो द रीज़न ऑफ द सिंपल द रीज़न फॉर दिस इज सिंपल, कि रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि जो रिस्क होता है ज़्यादा ग्रेट होता है एंड ज़्यादा लाइकली होता है। जो इन्वेस्टमेंट होती है हमें जितना ज़्यादा रिस्क पड़ेगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। सेकेंड फैक्टर है हमारा
कैश फ्लो मतलब ये कितना आ रहा है, मतलब डिविडेंड, इंटरेस्ट पे एंड फ्री कैश फ्लो कितना है, मतलब ये मेथड है कि आप रीपेमेंट किस तरह से करने वाले हो ऑन द इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर्स होता है प्रॉपर इवेल्यूएट करता है कैश फ्लो कितना है इन्वेस्टमेंट का। तो थर्ड फैक्टर है वो हमारा रीसेल वैल्यू, कि हम प्रोसेस में जब हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ रेट कितनी आने वाले है किसी एसेट्स की, कि उसको रीसेल वैल्यू क्या होने वाली है। उसके बाद अप्रोचेस टू इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पढ़ते हैं। अप्रोचेस क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की। सो देयर आर टू बेसिक अप्रोचेस टू इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। हमारी दो अप्रोचेज है हमारे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की। फर्स्ट इज टॉप बॉटम अप्रोच एंड सेकंड इज बॉटम अप अप्रोच। सो द फर्स्ट वन पढ़ते हैं, दैट इज द टॉप बॉटम अप्रोच। क्या है जो टॉप बॉटम अप्रोच क्या है? एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। इट बिगिन्स विद अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ शुरू होती है और ख़त्म होती है एक स्पेसिफिक एनालिसिस से जो कि स्टॉक और बॉन्ड्स तक होती है। सो with a specific the top bottom approach initially analyze macroeconomic data। पहले macroeconomic data करते थे लाइक फिल्टर्स इन मोर स्पेसिफिक सेक्टर्स, मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक सेक्टर्स में जो फॉलोइंग फैक्टर्स है कंसिडर करे जाते थे परफॉर्मेंस के लिए, लाइक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंडीशंस, लाइक अ पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या आ रहा है मार्केट पे, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, डायरेक्शंस क्या है, इंटरेस्ट रेट की, मनी सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है। जो टॉप बॉटम अप्रोच है प्रॉपर फंड्स प्रोवाइड करती है बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा रिस्क होती है बिटवीन द रिस्क एंड रिस्क, मतलब ये मतलब बीच का पासा है ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का, एंड रिस्क सिक्योरिटीज़ का, बिटवीन दी स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स का, जो बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स एंड मार्केट्स। सो इन अ फेवरेबल सेक्टर सजेस्टेड अ मेजर ड्रॉबैक। इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये था कि लाइकलीहुड ओवरलुकिंग सर्टेन स्टॉक एट द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बट आउटसाइड द फेवरेबल सेक्टर्स। मतलब ये ज़्यादा कुछ मतलब फेवरेबल सेक्टर्स को नहीं देखता था, मतलब उन्हें डीप डाउन जाके नहीं पढ़ता था। पढ़ते सेकेंड वन दैट इज बॉटम अप्रोच। सो बॉटम अप्रोच आइडेंटिफाई द advantages investment according to performance and financial criteria। हमारी फाइनेंशियल एंड हमारी क्राइटेरियाज एंड परफॉर्मेंस से ज़्यादा ही एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। जो क्राइटेरिया होता है एप्लीकेबल करता है मतलब अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड द सेक्टर्स। ये इस्टेब्लिश करता है परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल बेंचमार्क। ये प्रॉपर हमारी परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट कर देता है कि आपका टारगेट ये होने वाला है, आपका कंपनीज का फाइनेंशियल बेंचमार्क ये होने वाला है, आपको इसी के इर्द गिर्द काम करना है। तो ये क्राइटेरिया सेट कर देता है कि मतलब इट डेवलप्स अ क्राइटेरिया टू सेपरेट टॉप परफॉर्मेंस की, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। उसके बाद टू मेन टेक्निक्स है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की टू मेन टेक्निक्स है, दैट इज़ फंडामेंटल टेक्निक्स एंड fundamental and technical analysis have been discussed in a separate chapters। तो भी दो बार मैंने बोले हैं आपको कि हमारे अप्रोचेज है सिक्योरिटी एनालिसिस की, दो हैं फंडामेंटल, दूसरी है फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकेंड इज टेक्निकल एनालिसिस। दोनों में अगले चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो पढ़ते हैं अप्रोचेज टू इन्वेस्टिंग, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से करके जाना। सो अप्रोचेस टू इन्वेस्टिंग क्या है? फाइंडिंग द राइट स्टॉक टू बाय इन द मार्केट कैन फील लाइक सर्चिंग फॉर अ नीडल इन अ haystack। तो देखो हमारा राइट स्टॉक क्या खरीदे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपको कहीं से सुई ढूंढ के लानी है। सो इसे कह सकते हैं कि ओवरवेल्म्ड है, जागरण ज़्यादा है, स्टार्टिंग ज़्यादा है, रेशियोज चार्ट ज़्यादा है कि हम किसे समझे कैसे करें। सो इट में एंड अप पिकिंग द रॉक स्टॉक। हम कभी कभी गलत स्टॉक भी चूज़ कर लेते हैं। जो एक स्टॉक होता है उसको चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट्स इन द स्टॉक मार्केट पॉपुलर स्टॉक आर सोल्ड एट प्रीमियम प्राइस नोन एज ग्रोथ स्टॉक। कुछ ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो प्रीमियम प्राइस पे सोल्ड होते हैं जिन्हें कहते हैं ग्रोथ स्टॉक। जो स्टॉक्स होते हैं दैट आर ऑन स्केल आर कॉल्ड वैल्यू स्टॉक। जो हमारी ऑन सेल पे सेल होते हैं उनको बोलते हैं वैल्यू स्टॉक। जो हाई प्राइस पे ज़्यादा सेल होते हैं उनको बोलते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। एंड जो हमारे ऑन सेल मार्केट में बेचे जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू स्टॉक्स। देन बोथ काइंड्स ऑफ इन द प्लेस ऑफ पोर्टफोलियो, दोनों ही हमारे पोर्टफोलियो में है। उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ
डिसीजन आज डिस्कस है सोलर पर ने वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग से। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग इज एन इन्वेस्टमेंट स्टाइल दैट फोकस ऑन बाइंग अ स्टॉक दैट इज अंडर वैल्यूड। जो हमारा अंडर वैल्यू स्टॉक है उनको खरीदना। इट थ्रू अ फंडामेंटल एनालिसिस टू होल्ड द स्टॉक अंटिल इट रीचेस ट्रू वैल्यू। उस स्टॉक को तब तक होल्ड करके रखना जब तक वो मार्केट में आता नहीं। देखो पता है शेयर वाली प्रोसेस क्या होता है? हम शेयर खरीद लेते हैं। मान लो कि मैंने कोई शेयर 10 रुपये में ख़रीदा है, मतलब थोड़ी सिक्योरिटीज़ की बात कर लो, शेयर से ऑनरशिप पर, मतलब मैंने कोई सिक्योरिटीज़ है मैंने 10 रुपीज़ में ख़रीदी है। तो अब देखो, मतलब चलो मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। कोई फैम पे चलाता होगा आप में से तो उसको पता होगा कि डीजी गोल्ड नाम का एक कॉलम है, तो अगर वहाँ जाके हम अपने गोल्ड को परचेज़ कर ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 100 का गोल्ड परचेज़ करा है, ठीक है। अब मैंने देखा है तो मतलब गोल्ड का जो रेट है वो गिर गया, तो मेरा 100 से 80 हो गया। बट जब मैं 1 महीने बाद गई, 2 महीने बाद गई, 3 महीने बाद गई, जब मैं एग्जैक्टली 1 महीने बाद वो सॉरी 1 साल बाद गई तो वो 125 हो गया। तो मतलब मेरा इंक्रीज़ ही हुआ है। तो मतलब अगर मैं 80 पे बेच देती तो मुझे 20 का लॉस हो जाता, बट अभी मैंने 1 साल बाद बेचा है उसे तो मेरा 125 हो गया। तो दैट इज़ हाउ दैट वर्क्स। मतलब ये पता ही होगा सबको, बट फिर मैंने बता दिया। सो कि जब तक वो प्रॉपर अपनी वैल्यू तक आ नहीं जाता हम तब तक उसे संभाल के रखें। जो वैल्यू इन्वेस्टिंग होते हैं फिलॉसफी होते हैं कि सिक्योरिटीज़ को उसके शेयर मतलब उसको अंडर वैल्यूज़ पे ना बेच के ग्रोथ वर्ड। देन उसके बाद द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टिंग कैन डिफरेंटली, इन्वेस्टर से इन्वेस्टर अलग होती है। कुछ वैल्यूज़ होते हैं इन्वेस्टर्स की ऑब्जर्व पास्ट, कुछ पास्ट ऑब्जर्व करते हैं, प्रेजेंट फंडामेंटल्स देखते हैं, फ्यूचर ग्रोथ के लिए काम करते हैं एंड प्रॉपर फॉरवर्ड लुकिंग करते हैं फंडामेंटल्स की। सो डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस द वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट दे ऑलवेज सीक टू बाय फॉर लेस देन इट्स वर्थ। कि बाय उसके बाद वैल्यू स्टॉक हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो वैल्यू स्टॉक है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक लोअर प्राइस इन ब्रॉडर मार्केट। लोअर प्राइस होते हैं देन ब्रॉडर द मार्केट एंड करेंटली प्राइस बिलो सिमिलर कंपनीज इंडस्ट्री एंड द कैरी समवट लेस रिस्की देन ब्रॉडर मार्केट। वो कैरी करो जो थोड़ा रिस्की हो बल्कि ब्रॉड मार्केट नहीं। सो हाउ टू फाइंड अ वैल्यू स्टॉक। कि वैल्यू स्टॉक को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब वैल्यू स्टॉक समझ रहे हो ना, कौन से वाले स्टिकर जो हमारा ऑन सेल मिलता था हमें। उसके बाद वैल्यू स्टॉक आर टिपिकली डिफाइंड बाय यूजिंग रेशियोज। देखो जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं मैंने रेशियो से पता लगा सकते हैं कि लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक क्या है एंड प्राइस टू ग्रोथ क्या है। तो इनका जो यील्ड होता है वो थोड़ा हाई डिविडेंड यील्ड होता है। सो अगर बात करें अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, हमारा दिखता है इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग अ शेयर प्राइस बाय इट्स अर्निंग प्राइस शेयर। की मतलब आपका जो शेयर प्राइस है उसको डिवाइड कर दोगे आप अगर अर्निंग पर शेयर से, तो आपको पता लग जाएगा उसके स्टॉक वैल्यू क्या है। अ पर्टिकुलरली अ हाई PE दैट द स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड। एंड अगर उसका जो पर्टिकुलर अगर हाई अगर हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो अगर हमारा हाई आया तो मतलब जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है एंड लेस रिस्की है। हैंस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर टिपिकली लुक आफ्टर लो PU रेशियो। सो द ड्रॉबैक क्या है इसका कि ये प्रॉपर ग्रोथ में नहीं आता है। सो अकॉर्डिंग टू अगर हमारा लो प्राइस अर्निंग रेशियो है सो इसलिए कुछ ज़्यादा एट्रैक्टिव है, बट जो कंपनीज हैं वो इसमें नहीं जाती हैं पैसे रेज करने। सो नेक्स्ट वन दैट इज़ अ प्राइस टू बुक रेशियो। ये हमारा यूज़ होता है जब हम कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट को उसकी बुक वैल्यू से। यहाँ पे कैलकुलेट होता है करंट शेयर प्राइस क्या है उसको डिवाइड कर देते हैं बुक वैल्यू पर शेयर से क्या है। सो पिछले स्टेटमेंट्स के क्या थे। तो ब्रॉडर सेंस में बात करें तो कैलकुलेट होता है टोटल कैपिटलाइजेशन क्या है किसी कंपनी का, डिविडेंड का। तो जो रेशियो है ये हमारा सर्टेन आइडिया दे देता है कि इसका हाई प्राइस कितना जा सकता है। देन हायर प्राइस टू बुक रेशियो हो सकता है
ratio, then one denotes that share price is higher than the company's S will be sold for, कि ये थोड़ा ज़्यादा हाई प्राइस शो करता है. जो डिफरेंस होता है ये यही होता है कि फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा होती है. देन मेरिट्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? इन वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट बिल्ड इट मार्जिन सेफ्टी, हमारी मार्जिन सेफ्टी आती है. जो सिलेक्शन जो सिक्योरिटीज़ होता है वो लॉन्ग टर्म होता है. एंड उसके बाद हॉट स्टॉक टिप्स, hype in stock market and mass hysteria do not affect the decision value investor की जो हॉट स्टॉक टिप्स होते हैं एंड जो हाइप्स होते हैं स्टॉक मार्केट में उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकते. एंड वैल्यू सिक्योरिटीज़ कैन प्रोड्यूस स्टडी, एंड जो वैल्यू सिक्योरिटीज़ आते हैं वो स्टडी आ सकते हैं, कॉन्स्टेंट आ सकती हैं, जो गेंस होते हैं वो अच्छे खासे मिल सकते हैं. देन डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं इसके, कि वो जो वैल्यू होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट एनालिसिस विच हैज़ बीन डन प्रायर टू इन्वेस्टिंग, कि इसमें कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट एनालिसिस लगता है जो आपको इन्वेस्टिंग से पहले हमें देखना चाहिए. जो प्रॉपर होता है डिफ़िकल्ट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है किसी एवरेज इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग. द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर मस्ट बी विलिंग टू रिमेन विद इन सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, इन्वेस्ट ओनली इन कंपनीज विच फुल्ली अंडरस्टैंड, कि आप तभी इन्वेस्ट करो अगर आप किसी कंपनी को अच्छे से समझ जाते हो तो इन सिग्निफिकेंस है कि नहीं. उसके बाद अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वन, दैट व्हेन इज ये वाला ग्रोथ इन्वेस्टिंग, की ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है. सो ग्रोथ स्टॉक्स रिप्रेजेंट द कंपनीज दैट डिमोन्स्ट्रेट बेटर देन एवरेज, जो बेटर देन एवरेज है, जो कि अच्छे से अर्निंग प्राप्त कर रहे हैं रिसेंट ईयर में कंपेयर टू मार्केट एंड एक्सपेक्टेड कंटिन्यू एंड डिलीवरिंग हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट. सो व्हाइल अर्निंग सम कंपनीज may be depressed during period of a slower economic growth. Growth companies potentially continue to achieve high earnings regardless of economic condition, कि वो इकोनॉमिक हर कंडीशन में वो अच्छे हाई अर्निंग्स प्राप्त करते हैं. सो emerging growth of a companies are those potential to achieve high earnings but not establish the history of strong earning growth, क्योंकि कोई हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है, बट जो emerging कंपनीज होती है, जो रिसेंट जो कंपनीज आ रही है मार्केट में, उनकी कोई अच्छे से अच्छी ग्रोथ होती है किसी मार्केट में, उनके मतलब वो कंपनी को मतलब मार्केट में रह पा रहे हैं, फेस कर पा रहे हैं. सो when an investor is investing for growth, it is typically seeking for capital appreciation, कि देखो जब भी कोई इन्वेस्टर ग्रोथ के लिए किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, सो वो टिपिकली जाता है कि कैपिटल अप्रिसिएशन कितना मिलने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए. तो प्रॉपर वो इन्वेस्टमेंट में जाता है जो उसको फास्टर देन एवरेज के लिए लेके जाते हैं. जो ग्रोथ स्टॉक होता है उनमें भी पोटेंशियल होता है कि वो स्लो से ज़्यादा काम करे. जो ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट होता है लाइक इनकम स्टॉक्स एंड ये थोड़े ज़्यादा पैसे उनको दे सकते हैं. जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फीचर्स कौन से होते हैं, लाइक हाई प्राइस एंड ब्रॉडर मार्केट, ये ज़्यादा हाई प्राइस होते हैं इनके ब्रॉडर मार्केट में. देन हाई अर्निंग ग्रोथ रिकॉर्ड्स, एंड इनके थोड़े हाई अर्निंग्स होते हैं, थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं ये. फिर उसके बाद ग्रोथ स्टॉक आर टफ ऑफ एज रिस्क देन एवरेज, जो तुम्हारे जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं थोड़े टफ होते हैं एज अ रिस्कर देन एवरेज स्टॉक, since यूजुअली हैव अ हाई प्राइस टू अर्निंग, इनका थोड़ा इनका हमेशा हाई प्राइस अर्निंग रेशियो होता है. एंड इनका लिटिल या फिर कोई डिविडेंड नहीं होता है शेयर होल्डर को. अगर दूसरे ऑन दी अदर हैंड इफ द इन्वेस्टर पीक्स for a good growth stock is possibility to multiple in value. Investors are thus willing to pay high share price for the stock future growth potential, कि जो हमारी ग्रोथ इन्वेस्टिंग के जो शेयर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, थोड़ी ज़्यादा महंगी होती हैं. देन ग्रोथ इन्वेस्टर जो होते हैं प्रॉपर कैपिटल गेन्स देखते हैं, इनका हाई शेयर प्राइस हो, प्रॉपर एग्जांपल रिसीविंग डिविडेंड, उनको डिविडेंड मिले. जो ग्रोथ स्टॉक होता है कोई डिविडेंड नहीं देते क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं बिजनेस को रेदर देन डिविडेंड. उसके बाद सेम जो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है प्रॉपर किसी ग्रोथ का ही सिंबल नहीं होता है, या फिर कोई हम इसको प्रॉपर बोल नहीं सकते कि ये है तो हमारा ग्रोथ ही है. देन उसके बाद इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर ग्रोथ प्राइस अर्निंग रेशियो कैन बी मॉडिफाइड इनटू प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ, कि
कि हम इसे प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो में जा सकते हैं। जो PEG रेशियो हमारा कैलकुलेट होता है डिवाइड करने से प्राइस अर्निंग रेशियो को, रिस्पेक्टेड 12 मंथ का हमारा कितना ग्रोथ रेट आया है, और उसके बाद उस रिजल्ट से पता लगता है कि वो हमें ग्रोथ देगा कि नहीं देगा। दैन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग में फैक्टर कंसिडर करने चाहिए। दैट इज़ रैपिड ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली, कि जो रैपिड ग्रोथ है वो पूरी इनडेफिनेटली नहीं आती है। जो लार्जर बिजनेस है वो प्रॉपर एक्सपेंस करते हैं, मोर कम्प्लेक्स होता है, चैलेंजिंग होता है, एंड जो इंडिविजुअल रेशियोज़ हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आती हैं, खुद की वैल्यूज़ होती हैं। देन जो इन्वेस्टर्स है प्रॉपर रिलेटिव वैल्यूज़ को चेक करता है, फिगर आउट करता है एज़ कम्पेयर टू हिस्टोरिकल फिगर्स, कि कितने उसके हिस्टोरिकल फिगर्स हैं। देन कंबाइनिंग ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, अब दोनों की हमने कंबाइन कर दिया है। सो फॉर मैनी इन्वेस्टर्स however they are not being absolutely advantage of single approach, कि हमें एक ही सिंगल अप्रोच से हमें ज़्यादा कुछ खास बेनिफिट तो मिला नहीं है, कि एक अप्रोच से ज़्यादा हम दोनों अप्रोचेस को अडाप्ट कर लें। सो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, बेस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल सकता है हमें मिनिमम रिस्क के साथ बाय कंबाइनिंग द ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो जो अप्रोच अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को प्रॉपर आपको गेन मिले थ्रू आउट द इकोनॉमिक साइकिल, जिसमें हम मार्केट के सिचुएशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, जो हमारी ऑफन स्टॉक और साइक्लिक इंडस्ट्रीज होती हैं, वो प्रॉपर इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ लेके जाए, ग्रोथ स्टॉक की तरफ लेकर जाए। ऑन दी अदर हैंड की जो बुल मार्केट है, जो नॉर्मली फ्यूल करी जाती है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर ये दोनों ही हमारे ग्रुप ऑफ स्टॉक हमारे होंगे तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जो इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न देंगे एंड जो रिस्क होगा थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है। सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सेट ऑफ रूल्स, behavior or procedure designed to guide an investor's selection of an इंडिविजुअल पोर्टफोलियो। तो देखो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, बिहेवियर होता है, प्रोसीजर होता है, जो डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाता है कि इन्वेस्टर का सिलेक्शन किस तरह से करना है इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में। यूजुअली ये डिज़ाइन करा जाता है इन्वेस्टर रिस्क रिटर्न के ट्रेड ऑफ के अलावा, मतलब कि जो हमारा ये जो चार्ट था ना कि जितना ज़्यादा रिस्क पड़ेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यही है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़, कि हम इसके इर्द गिर्द बात करते हैं, प्रॉपर फॉर्मुलेट करते हैं बेसिस ऑफ इनकम क्या होने वाला है, कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होने वाला है, इन्वेस्टर्स का प्रॉपर रिस्क टॉलरेंस कितना होने वाला है, ये कॉर्रिलेट करता है एक्सपेक्टेड कैपिटल मार्केट क्या होने वाली है। सो वंस अ पोर्टफोलियो इज़ कंस्ट्रक्टेड, अगर हमारी एक बार पोर्टफोलियो बन जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाना फॉर अ टाइम हॉरिजन, इनकम के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, लेवल और रिस्क टॉलरेंस के लिए। जो सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती है प्रॉपर टाइम हॉरिजन शॉर्ट पीरियड के लिए बनती हैं। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है एक से ज़्यादा साल के लिए तो तब भी बनाई जाती है। जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो भी देखा जाता है किस तरह से उनका पास्ट एक्सपीरियंस था। तो जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं वो मीडियम टाइम पीरियड के लिए होती है, 3 to 5 ईयर्स के लिए। जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं वो डेवलप करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स के किस तरह से कॉरिलेट होंगे, उनकी एक्सपेक्टेंसीज क्या होने वाली है। सो द मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस क्या होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इज़ द इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। सो द मोस्ट क्रिटिकल है कि आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हो, किस तरह से एग्जीक्यूशन करने वाले हो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के लिए। सो दिस रिक्वायर एनालिसिस, इसमें क्या लगता है हमारे एनालिसिस लगते हैं, जजमेंट लगता है, रिसर्च लगता है, पार्ट लगता है पोर्टफोलियो मैनेजर के। जो सक्सेस एंड फेलियर्स होते हैं पोर्टफोलियो के डिपेंड करते हैं किसने इनोवेटिव से कितना इनिशिएटिव लिया है, कितना इनोवेटिव लिया है, कितना टाइम में डिसीजन लिया आपने। जो परफॉर्मेंस होती है किसी पोर्टफोलियो की वो इवोलेट कर जाती है, टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट करी जाती है टाइम टू टाइम। उसके बाद अब पढ़ते हैं कॉमनली यूज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आजकल चल रही हैं। सो देयर आर 7, दैट इज़ मैं बता देती हूँ कौन कौन सी है। पैसिव स्ट्रैटेजीज, एक्टिव स्ट्रैटेजीज, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजीज, टॉप डाउन और बॉटम अप इन्वेस्टिंग, देन कंटेरियन इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड इन्वेस्टिंग एंड एथिकल।
सो अब 1 बाय 1 करके इन सबको पढ़ लेते हैं। पैसिव स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है, इसको हम इंडेक्स इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ये रूटेड होते हैं विजन मार्केट हाइपोथेसिस में लेके। सो इसका पर्पस क्या होता है, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक प्रॉपर जनरेट करना रिटर्न को सेम एज द चूजन इंडेक्स इंस्टेड ऑफ आउट परफॉर्मिंग, कि हमने जितना सोचा था हमारा उतना ही रिटर्न आया है। हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ EMH हो सकते हैं, बट जो कॉन्स्टेंट्स होता है, मतलब इसका जो मेन क्राइटेरिया ये होता है कि इसका प्रॉपरली आप मतलब जितना आपने सोचा था उतना एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाओ। सो पैसिव स्ट्रैटेजी डज नॉट हैव मैनेजमेंट team making investment decision and can be structured as an exchange and mutual funds and unit trust। and because investment strategies कोई प्रोएक्टिव नहीं होते, जो मैनेजमेंट होते हैं प्रॉपर आपने जितना सोचा था आप उतना ला रहे हो। दिन पर कॉमनली यही है कि पैसिव है, एक्टिव है, बाय एंड होल्ड है, टॉप बॉटम है, कंटेनर है, डिविडेंड है, एथिकल है। सो एक्टिव स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है, सो these strategies aim at maximizing return, कि आपका मैक्सिमाइज रिटर्न आए ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट का आपका मैक्सिमाइज रिटर्न आए। एडवोकेट्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट, हमारा एक्टिव मैनेजमेंट बिलीव करता है कि आपको परफेक्ट हाई प्राइस मिले सिक्योरिटीज़ का। Advocates of active management believe that market are not always perfect at determining the right price for security stocks periodically for कि मतलब कि यही कि हम मतलब हमेशा सोच नहीं सकते कि हमने जितना टारगेट सोचा है हमें उतना ही टारगेट मिले। सो पीरियडिक फाइनेंशियल बबल्स एंड मार्केट करेक्शन सीम टू सजेस्ट दैट मार्केट इनएफिशिएंसी exists and actively manage investment fund as an individual portfolio manager, co-manager or a team manager actively making investment decision for the fund. The success of an actively management fund is dependent on combining in-depth research, market forecasting, and expertise of the portfolio management or management team. Active portfolio managers attempt to identify market insufficiency, deliver the attractive return to the investment. They can hold investment in a different proportion to the index overweighting investment, and they will do better than the rest. Then underweighting thus those they think they have less appealing prospect, they can choose to hold investment they are not in benchmark itself to avoid owning सिक्योरिटीज इन द बेंचमार्क ऑल टुगेदर। कि देखो पहले ऐसा था, हमने जो पहले वाले में पढ़ा है कि वो पहले बेंचमार्क सेट कर लेते हैं पैसिव में एंड उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो एक्टिव वालों ने क्या सोचा है कि हमने पहले सोच के नहीं रखा कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, को मैनेजर्स हैं, ये प्रॉपर टीम है, इन्होंने प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है, प्रॉपर डेप्थ में रिसर्च करी है, मार्केट फोरकास्टिंग करी है, एक्सपीरियंस करा है, आपने कोई बेंचमार्क तक नहीं गए तो प्रॉपर आप एज पर सिचुएशन काम करते हैं। तो उसके बाद बाय एंड होल्ड गुड सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। बाय एंड होल्ड इज़ अ पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक को बाय कर लेते हैं, उनको होल्ड करता है लॉन्ग पीरियड के लिए, मार्केट के फ्लक्चुएशन को फेस करने के लिए। जो पोर्टफोलियो होता है employing the buy and hold instead can be called lazy portfolio, because ये lazy portfolio हो सकता है बिकॉज इसमें लॉ मेंटेनेंस होती है, पैसिव नेचर के लिए होता है। देन उसके बाद जो स्ट्रैटेजी होती है अप्लाई करते हैं बाइंग इन सिक्योरिटीज़, आपको लॉन्ग टर्म तक रखो। जो स्ट्रैटेजी होती है आप पोजीशन में होते हैं, आपको फिर जब राइट टाइम आएगा और जब हाई प्राइसेस हो जाएगा उनको, तब आप उनको बेचो। देन typically as an investor in buying and selling shorter periods के लिए, and then buy at a low price पे खरीदते हैं, हाई प्राइसेस पे उनको बेचते हैं, इनको ट्रेडिंग एज अ। उसके बाद टॉप डाउन एंड बॉटम इन्वेस्टिंग क्या है। टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट यही है कि मैक्रो पैरामीटर्स पे आप काम करते हो, सच एज हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी सेक्टर एंड द ब्रोकर नॉर्मली लुक एट स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स लाइक पोटेंशियल इम्पैक्ट्स एंड टॉप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कुछ आप एक्सपेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो बिग थीम के लिए, लाइक इफ द एक्सपेक्टेशन इज दैट इकोनॉमी विल ग्रो स्ट्रॉन्गली, इन्वेस्टमेंट में बी मेड टू अक्रॉस द बोर्ड। कि मान लो आपने कुछ एक टारगेट रखा है कि आपको आपकी इकोनॉमी को ब्रोड करना है, तो आप उसी के लिए ही काम करोगे। उसके बाद ऑन दी
contrary, if no growth is expected, there is a fear of slump, then investment may be sold and shifted defensive sector अगर farm and consumable, but अगर आपका नहीं हो रहा तो फिर वो इन्वेस्टमेंट जो है तो दूसरे तरीके से चली जाती है. सो जब बॉटम में इन्वेस्टिंग है वो रिलेट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपनी की. परफॉर्मेंस कितनी है इंडिविजुअल कंपनी की पूरी इकॉनमी के लिए बात नहीं करती है बॉटम. मीन वाइल इन द बॉटम में इन्वेस्टमेंट जो अप्रोच है प्रॉपर डिटेल मैनर में पढ़ते हैं. जो इन्वेस्टर्स होता है कंसंट्रेट करता है फंडामेंटल एनालिसिस को प्रॉपर. उसकी मार्केट प्रोस्पेक्ट क्या है, सेल ग्रोथ क्या है, प्रॉफिटेबल क्या है, कैश फ्लो, डेप्ट रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो वगैरह ये सब चीज़ें क्या हैं along with the variable. Each company numbers other the compared as its competitor कि प्रॉपर डिसाइड करते हो किस तरह से आप उनको अच्छी फील्ड पर जाओगे. उसके बाद फिफ्थ दैट इज़ कंटेरियल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी. कंटेरियल मतलब मनमानी सा करना, मतलब थोड़ा ज़्यादा. उसके बाद द स्ट्रैटेजीज हैज़ अपील टू बाय आउट ऑफ अ फेवर एसेट्स कि मतलब आप बाय कर रहे हो आउट ऑफ अ फेवर एसेट्स टू अचीव रिटर्न इन अ वैल्यू बाइंग कि आप कुछ खरीद रहे हो प्रॉपर अपने फेवर के लिए. अ कंटेरियन इन्वेस्टमेंट एंटर द मार्केट व्हेन ऑफर आर फीलिंग नेगेटिव अबाउट इट. वो प्रॉपर मनमानी करना, मतलब कंटेरियन का मतलब होता है मनमानी करना कि मतलब आपको पता है कि मार्केट सेटल नहीं है आप तब भी खरीद रहे हो. Enter the market with feeling negative about it. The container believe that the value of market stock below is interesting value. They represent an opportunity. वो समझते हैं कि अगर आप कुछ मतलब रेट गिर रहे हैं तो मतलब ये लोग बेवकूफ़ है, मैं जाके खरीद लेता हूँ मार्केट इंक्रीज हो जाएगी. इन द एसेंस अबेंडेंस ऑफ pessimism among other investors push the price stock below which should be, and the continued investor will buy therefore broader sentiments and the share price rebounds. Continued investment often target distressed stock, ज़्यादा distressed stock की तरफ जाते हैं, then उसके बाद recover करते हैं. उसके बाद the risk of course Then the risk, of course, is that consensus is a right when result is wrong bets and losses for a container manager. The strategy can lead to missing out on gains if broad bullish sentiments in the profits that's proved true, leading to market gains even if a contrarian have already sold their positions. Similarly, an undervalued stock target by contrarian as an investment opportunity कि वही है कि अगर जो आपका undervalued stock था वो एक contrarian ने लिया है as an investment opportunity and may remain undervalued if the market sentiment remain bearish, और वो हमारा undervalued ही रह जाता है अगर उसको कोई ख़रीदता नहीं है. देन उसके बाद अब पढ़ते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है. So, investor who wants to receive dividend income may prefer investment in high dividend paying securities or a firm thus adopt this strategy dividend investing. कि देखो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जिन्हें डिविडेंड चाहिए होता है वो जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं उन्हीं की कंपनीज़ में जाते हैं. सो इन दिस कंपनीज दैट मेक रेगुलर कैश पेमेंट टू देयर इन्वेस्टर्स, वो अपने रेगुलर कैश पेमेंट देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को. जो कुछ डिविडेंड इन्वेस्टर्स होते हैं प्रॉपर कैश बैक करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो ये उनको अलाउ करता है जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स होता है प्रॉपर अपना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना. टिपिकली जो डिविडेंड्स होता है ओल्डर मोर स्टैब्लिश कंपनीज देते हैं. दे हैव ऑलरेडी जब सर्टेन साइज जो ऑलरेडी किस सर्टेन साइज तक पहुँच चुके हैं, मतलब उनका सिर्फ एक लौता नहीं होता है कि वो सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पे जा रहे हैं. उनके माइंड में हमेशा रहता है कि जो हाई डिविडेंड होता है वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है इंडिकेटर गुड कंपनी बिकॉज दे आर अ पेड कि वो कंपनी की नेट इनकम हाई डिविडेंड से मिलता है जिसका मतलब लोअर रिटेन्ड अर्निंग्स है. मतलब कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि जब कोई इनकम जो है वो बेटर इन्वेस्टेड करते हैं, मतलब कि जो एक ऐसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा डिविडेंड मिलता हो और दूसरे अदर बेनिफिट्स भी हो. देन अब पढ़ते हैं इथिकल इन्वेस्टिंग. सो इथिकल इन्वेस्टिंग होते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एज यूजुअली डिज़ाइन जो इन्वेस्टर्स के रिस्क के लिए बनती है, फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए मिलते हैं कि मतलब वो एक हर चीज़ को लेता है, मतलब रिलीजियस पर्सपेक्टिव को लेता है, सोशल पर्सपेक्टिव को लेता है, सारे पर्सपेक्टिव लेता है. मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ है लाइक डिपॉजिट अर्निंग इंटरेस्ट इनकम, मतलब उनको इंटरेस्ट इनकम अच्छे से मिले, मतलब एक गुड रेपुटेशन हो, एक जनरली फाइनेंशियल रिटर्न एक अच्छे से मिले. सो या दैट्स फॉर चैप्टर दैट इज़ रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और इस बुक की PDF आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी.